आओ हम इनको डिस्कस करेंगे कि ऐसा है क्यों। इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड बी इज इरेशनल, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल होगा। जैसे देखें 5√2, तो ओवरऑल ये इरेशनल नंबर है। इज इट क्लियर जी? माइक अपना ऑफ रखें बेटा, माइक ऑफ कीजिए जी। If y is less than x and xy greater than 0, then which of the following true? ये C है, आप x और y कोई नंबर लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी दो पॉजिटिव नंबर ले लें, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 2 और 3। तो 3 जो है ये क्या होगा, x, और 2 जो है ये y होगा, यानी 2 लेस देन 3। लेकिन अगर आप y माइनस एक्स करें यानी 2 माइनस 3 करें तो डेफिनेटली ये आपके पास एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर आएगा तो डेफिनेटली वो 3 से लेस ही होगा। ये जस्ट आप इसको चेक कर सकते हैं बैक सॉल्व करके भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है। तो यू कैन चेक 2/3 तो इरेशनल नहीं है, -8 जो है इसका क्यूब रूट -2 होता है, ये भी इरेशनल नहीं है, ठीक है जी। 32/50 इसके बारे में क्या कहते हैं जी? पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ठीक है। 2 × 16 हाँ जी, 2/25 क्या बनेगा जी? हाँ जी 16/25, हाँ ये 4/5 बनेगा, तो ये भी रैशनल है, तो आपका आंसर आ गया नन ऑफ दिस, ठीक है जी। नंबर 4, u is equal to v and w is equal to v implies that u is equal to w, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है जी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? if x equal to y and y is equal to x, तो इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है x is equal to x, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज के नाम आपको याद होने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि 3 सेट फील्ड होते हैं। कौन कौन से जी? Q R C, तो C उनमें से मौजूद है, तो दिस इज क्या है जी? फील्ड है, ठीक है जी। नंबर 6, दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन। आप दोनों को डिवाइड करके देखें तो तब भी ये होल्ड करता है, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट? ठीक होगी जी बात, आगे चलें जी। जी सर। डिवीजन की कोई आइडेंटिटी होती है? X4 नहीं जी, आइडेंटिटी की बात ही नहीं की गई है। बी केयरफुल, ये सिर्फ क्लोज्ड पूछा गया है, क्लोज है ये, ठीक है। उसके बाद ना ये एसोसिएटिव है, ना आइडेंटिटी है, ना इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन बात यहाँ सिर्फ क्लोजर की हो रही है, बात यहाँ ग्रुप की नहीं हो रही, ये ग्रुप की बात नहीं हो रही, ठीक है। बी केयरफुल, ग्रुप होना और चीज है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी वो होल्ड कर सकता है, इसीलिए तो ये ग्रुप नहीं है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करता, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? चलिए जी। नंबर 7 है, वो कह रहा है कि x4 × 2 3 is equal to -4y, then the values of xy। तो वेरी सिंपल, आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इधर अगर एक्स वाई है और उधर ए बी है, तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी होगा। मींस रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इसका प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट लेके तो फिर आप इसको कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है जी। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, नहीं किसी को क्लियर तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो जस्ट मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, ठीक है जी। नंबर 8, z आपके पास 1 और -1 है, वैल्यू ऑफ z ओवर z बार प्लस z बार ओवर z, और इसका मॉड आपने लेना है, तो z आपको गिवन है। बार का मतलब क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? हाँ जी, उसका कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास आएगा, देखिए 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा प्लस 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लें या एलसीएम लेके ऐड कर लें, एलसीएम लेके भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और उसका मॉडुलस वैसे 0 हो जाएगा। यस सर, क्योंकि सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, हाँ ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अगर ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो आपकी बात ठीक है, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको रैशनलाइज ही करते। ठीक हो गई जी बात, आगे चलें फिर।
Yes, sir. चलिए, द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ठीक है जी। पहले तो देखें, ये है आपके पास 1 प्लस आयोटा। आयोटा क्यू क्या होता है? ये होता है 1 माइनस आयोटा। आयोटा पावर 6 क्या होगा? 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। नहीं, आयोटा पावर -6 क्या होगा? -1। -1। तो ये 0 हो गया, बस कहानी खत्म हो गई, 0 आंसर आ गया। जस्ट पावर का क्वेश्चन था ना कि पावर्स को आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। नंबर 10, cos 7 पाई ओवर 4 प्लस एटा 7 पाई ओवर 4। अच्छा, इसको आप करेंगे रिवर्स, ठीक है। रिवर्स कैसे करेंगे ये बताएं। ये जो डिनोमिनेटर लिखा है और ये जो इधर वैल्यू है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें आप। कर लेंगे जी इंटरचेंज, तो ये बन जाएगा, देखें, cos 7 पाई ओवर 4 कौन सा एंगल होता है जी? 45। नहीं, 45 नहीं होता, 45 इंटू 7 ये होता है 315 डिग्री प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, उसने कहा है कि ये x प्लस आयोटा y है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और की कॉन्सेप्ट है, आप उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें। cos 315 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है, क्यों जी? एग्री करते हैं कि नहीं करते? कोई Yes. अगर किसी को नहीं पता तो पूछ ले। 315 डिग्री 45 डिग्री का मल्टीपल है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और वहां पे cos पॉजिटिव होता है, जबकि साइन की वैल्यू वहां पे माइनस आयोटा होगी, ठीक है। 1 कह दिया, सॉरी मैंने, सॉरी इट्स नॉट 1। क्या होगी जी cos 45 की वैल्यू जो है 1 over 1 over ओवर √2. √2, हाँ जी। और साइन की वैल्यू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी। और इसको डिवाइड कर देंगे, cos 45 1 ओवर √2, और ये क्या हो जाएगी? साइन 45 जो है वो 1 ओवर √2 आयोटा होगा, सर ऊपर अलाइड ठीक है जी। एंगल का सो आंसर दिस पे इज लगाया इक्वल है। टू x प्लस आयोटा। हाँ जी, बिल्कुल वही। तो ये दोनों थैंक यू सेम सर। हो गए ना, तो सेम का मतलब है कि x प्लस आयोटा y किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। और 1 को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये 1 प्लस 0 आयोटा बनेगा, तो x आपके पास 1 हो जाएगा और y जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आंसर। Sin 350 किसी को नहीं क्लियर तो पूछ माइनस सकते। किस तरह होगा? साइन 315 की, साइन 315 बेटा 315 फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, Yes, sir. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Negative. नेगेटिव होता है ना वहां पे। आगे चलें जी। 1 अगर हम प्लस आयोटा पावर 10, जी बोल रहे हैं। x और y की वैल्यूज अगर हम पुट करें तब भी तो इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में 1 और 0 वो दिया कर हुआ है। सकते हैं, लेकिन इतना इतना नहीं, इतना इजी नहीं होगा, वो आपकी बात ठीक है, और कहीं पे डिफरेंट हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए ये टेक्निक बेटर है, ठीक है। वो आपकी ठीक है, अगर आपको बात ये वाली समझ आ गई तो अब आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, लेकिन इसमें भी वैल्यूज तो वैल्यूएट करनी पड़ेगी ना, आपको देखना ही पड़ेगा जी। नेक्स्ट है 1 प्लस आयोटा पावर 10, तो इसको आप लिख सकते हैं जी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, यस सर। ठीक है। अब आप 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 2 आयोटा पावर 5। 2 पावर 5 32 है, आयोटा पावर 5 आयोटा होता है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है जी। जी 12, if the multiplicative inverse of -2 plus b iota is a over 29 plus 5 over 29 iota, then the values of a and b respectively.
देखिए अगर मैंने -2 प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना हो तो मैंने इसका मेथड बताया था कि ऊपर आएगा z मॉड और नीचे z बार सॉरी, और डिनोमिनेटर में z मॉड का स्क्वायर। तो इसका बार अगर आप लेंगे तो वो बनेगा -2 माइनस बी आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, वो आएगा 4 प्लस बी स्क्वायर। बस इतना आएगा। क्यों जी, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। तो ये बनेगा एक्चुअली -2/4 प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या आएगा जी, -b/4 प्लस बी स्क्वायर। पहली बात तो ये कि इसकी जगह पे a लिखा हुआ है, तो a आपके पास क्या आ जाएगा, -2, और b निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है वो उसने इसकी जगह पे लिखा है 29, यानी 4 प्लस बी स्क्वायर जो है वो 29 है। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 25। तो बी की वैल्यू क्या आएगी जी, +-5। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ आंसर में 5 है और ये प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ बी है। तो बी की जगह अगर हम -5 लिखेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलके +5 बनेगा। सो बी की वैल्यू हम +-5 की बजाय सिर्फ -5 लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी, तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव। हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4 - 5 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा। लेकिन इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करे कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर दें और इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आंसर क्या आता है। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलें जी आगे चलते हैं जी। 14 वो कह रहे जी x प्लस एटा y पावर 1/2 इज इक्वल टू a प्लस एटा b, देन व्हाट इज x प्लस y। बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं इधर कर दूं x प्लस एटा y और उधर है a प्लस एटा b, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों जी? जी सर। यस सर। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, तो x किसके इक्वल होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। y किसके इक्वल होगा, जस्ट 2ab के। ये समझे, ये x होगा ये y होगा, आयोटा नहीं कंसिडर करते जब कंपैरिजन करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करें तो डेल्टा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, जी सर क्यों आगे जी, समझ। क्लियर है कि नहीं? हाँ ना, नहीं बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। 15 वो कह रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो जस्ट चेक इट कि पॉजिटिव ये बनता है, नेगेटिव बनता है, क्या पॉइंट बनता है आपके पास। ठीक है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना, 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 आयोटा। इसे आप करेंगे रैशनलाइज 1 - 4 आयोटा और 1 - 4 आयोटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में लिखकर आप बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। जी 16 z मॉड जो है ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये r की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट जो है ये थीटा की वैल्यू होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r है आपके पास 14, थीटा है 2π/3, 2π/3 होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का एलाइड एंगल बनता है 60 डिग्री, लेकिन ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। समझ आ रही है ये बात मेरी? तो बताएं कॉस जो है 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के।
यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये आ जाएगा एक्चुअली -1/2, ठीक है, प्लस 60 डिग्री का साइन जो होता है वो √3/2 है, ठीक है, और ये 120 चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट योर आंसर विच इज बीटा। ठीक है जी कि नहीं? ठीक, यस ठीक है जी सर ये थीटा बता दे 120 से 60 पे कैसे गए? बेटा। एलाइड एंगल, आप उसका एलाइड एंगल बनाते हैं ना, तो 120 को आप लिख सकते हैं पाई -60 भी लिख सकते हैं, और π/2 +30 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 60 इज बेटर। वैसे 30 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पाई मैंने इसलिए लिया है कि वहां पे एंगल चेंज नहीं होता, यानी इसका रेफरेंस एंगल आप 60 डिग्री लेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट इसका सेकंड रहेगा, ठीक है। चैप्टर 10 में ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, नहीं तो हम कहीं जाके पढ़ भी लेंगे आगे, ठीक है जी। यस सर। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी, वैसे इजी है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आई होप सो कि आप उसे कर सकते हैं। बताइए जी, देखें, ये है z+4 mod <3, ठीक है। तो अगर इधर से 4 को फिनिश करना हो तो कैसे फिनिश करेंगे? देखें, पहला तरीका ये मैं आपको बताऊं, जो है मैंने कहीं शायद डिस्कस किया भी हो, लेकिन नहीं भी किया तो देख लेते हैं क्या करेंगे। ये जो इधर 3 लिखा है, इसका नेगेटिव आपने इधर लिख लेना है लेफ्ट साइड पे, और इसका मॉड यहां से उड़ा देंगे आप, ठीक है, मॉड के बगैर लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब आपने ये 4 फिनिश करना है। 4 कैसे फिनिश होगा? इस पूरी इक्वेशन में से 4 जो है इसको माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा -7 लेस क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1, ठीक है। अब इसमें 1 ऐड कर दें, अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -6, लेकिन अब इसके ऊपर आप दोबारा मॉड लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस जो है ये फिर क्या हो जाएगा आपके पास, +6 हो जाएगा। मॉड लगा दें तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1, वो इधर जो नंबर लिखा है इसका मॉड होगा वो है 6, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी, ठीक है। ये मुझे अब याद नहीं आ रहा, हाँ चैप्टर 6 में और चैप्टर 8 में ये इनइक्वालिटी हम इनको कहते हैं, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी इनइक्वालिटी को हैंडल करना हो तो कैसे हैंडल करते हैं। मैंने वैसे बता दिया यहाँ पे, मॉडुलस की फॉर्म में अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो आप इसको इस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है जी। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ जरा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। 1 मिनट वेट कीजिएगा जी, जरा रिस्टार्ट हो गया, मैं पेपर आपसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। किधर गया जी हमारा चैप्टर, ये जी। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैं करवा चुका हूँ, कल डिस्कशन की हमें जरूरत नहीं है। क्या आंसर होगा जी इसका, -1। 4 कंसेक्टिव पावर्स की प्रोडक्ट -1 होती है, सम इनका 0 और प्रोडक्ट ये होगा। 19 भी आप देख सकते हैं, जस्ट आपने r और थीटा फाइंड करना है, ठीक है जी। 20 इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता चल जाएगा कि I99 - 98 जो है वो आयोटा होता है। 21 जो है इस पे आपने अप्लाई करना है जी, कौन सा थ्योरम, वो डी मॉवरिस थ्योरम। यस डी मॉवरिस थ्योरम क्या कहता है जी कि r की पावर 4 ले लें, यानी 2 पावर 4, और ये जो पावर है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी CIS 4 मल्टीप्लाइड बाई π/4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 16 CIS ऑफ पाई, ठीक है। C फॉर कॉज, cos/0 sin होता है, सो जस्ट cos पाई -1 होता है और sin पाई 0 होता है, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, 22 सेट होल्ड्स ऑर्डर एक्सिम्स कहते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, तो ऑल ऑफ दीज।
कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड नहीं करता, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट होल्ड्स ऑर्डर एक्सिम्स। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे पूछूंगी 2 आयोटा बड़ा है या 4 आयोटा बड़ा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, सर ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर। हाँ जी, इमेजिनरी नंबर कंपेयर नहीं हो सकते, दे आर नॉट कंपेयरेबल, ठीक है, कंपेयरेबल नहीं है, यानी आप छोटे बड़े का तयन नहीं कर सकते, ठीक है जी। इज इट क्लियर? तो बाकी सारे सेट ये होल्ड करते हैं स्वाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। 23 पे आ जाएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर्स। तो यहाँ पे देखें, इसमें ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा एलिमेंट है। ये 2 और 3 दो नंबर ने, जी सर। 2 की पावर 3 हो गया। एलिमेंट एक ही है, तो इसमें टोटल क्यूब यानी 8, ठीक होगी जी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द शेडेड एरिया, देख सकते हैं कि है आपके पास, और सी कॉम्प्लीमेंट जो है उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लिया हुआ है आपने, ठीक है। ये सारा सी कॉम्प्लीमेंट है ना, इनके अलावा ये सारा सी कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस वन इज सी कॉम्प्लीमेंट, सी के अलावा तो सी इसमें है नहीं, तो इसका मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट इसमें है, तो दैट इज डेल्टा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इफ अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 6 एलिमेंट, then maximum and minimum number of elements in A union B, ठीक है। अगर वो डिसजॉइंट होंगे तो यूनियन में 9 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वो ओवरलैपिंग हुए तो उसमें 6 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि बी जितने तो आने ही आने, कम से कम बी जितने तो आने ही आने, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हुआ तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ जाएंगे? वो 9 आ जाएंगे। ए टोटली डिफरेंट हुआ अगर बी से, लेकिन अगर ए बी का सबसेट हुआ तो फिर 6 एलिमेंट तो आएंगे, जरूर आएंगे। इज दैट क्लियर जी? तो मैक्सिमम कितने होंगे? 9 और मिनिमम कितने होंगे? 6। अब बताएं ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? यही क्वेश्चन अगर ए इंटरसेक्शन बी के लिए आ जाता तो 3 एलिमेंट डिसजॉइंट हो हाँ, गया तो हाँ मैक्सिमम 3 आ सकते हैं और मिनिमम 0 कोई भी नहीं, क्योंकि डिसजॉइंट हुए तो 0 कोई एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो ओवरलैपिंग हुए तो 3 से बड़ा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के सारे आ नहीं सकते, क्योंकि वो उससे बड़ा सेट है। इज दैट सर यूनियन में, इस तरह से सर जब यूनियन लेंगे तो डिसजॉइंट होने में मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे और जब ओवरलैपिंग होंगे मिनिमम आएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वो मिनिमम नहीं आएंगे, डिपेंड करता है ना ओवरलैपिंग होंगे कितने, वो जरूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन हमने एक अजम्पशन ली है कि इतने मिनिमम आ सकते हैं, इससे कम तो नहीं होंगे ना। कम से कम सेट बी के सारे एलिमेंट तो आएंगे ना, हो सकता है ए उसका सबसेट हो, ठीक है। चलें 26 पे आ जाएं जी। आपने इसका इनवर्स बताना है। सी कैसे बताएंगे जी इनवर्स? मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिख ली, ऐसे ही है जी। जी सर। जी सर। ठीक है, ये y की जगह x, x की जगह y, इस x की जगह भी y आ जाएगा, तो ये इसका इनवर्स बन गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज टॉटोलॉजी? ये आपको चेक करना पड़ेगा जी कि कौन सी ऑलवेज ट्रू है, यानी p और q को आप जो मर्जी पुट करें, जो आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए, ठीक है। नो शॉर्टकट, ये आपको p और q की वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चले जी। For two sets A and B, if number of elements A given है, B given है, A minus B given है, तो number of A union B कितने होंगे जी? 47 plus 3. नंबर ऑफ A union B का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A नंबर ऑफ प्लस एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ माइनस एलिमेंट्स नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ B। वेरी गुड। तो A के एलिमेंट कितने हैं जी यहाँ पे? 115। B के कितने हैं? 326। अब बताएं इस इंफॉर्मेशन से कोई पता चलता है कि इनमें कॉमन एलिमेंट कितने हैं? A माइनस B 47 है ना, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 115 minus 47. इनमें हाँ मिनिमम में से 47 माइनस कर दे। वेरी गुड जी, क्योंकि वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेंगे ना। तो देख लें अब इसका कैलकुलेशन करके देखें जी क्या आता है।
देखिए जी क्या नंबर बनता है, जो ऑप्शन उन्होंने लिखी है ये बनता है कि नहीं बनता। सर इसके अंदर ठीक है। डायरेक्टली 326 प्लस 47 देखिए भी कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका एक और रूल भी ज़हन में रखें कि अगर ए एंड बी ओवरलैपिंग है, जब ये 47 में ये बता रहा है कि ओवरलैपिंग है, ठीक है, वरना ए माइनस बी सीधा सीधा 0 हो जाता। अगर ये ओवरलैपिंग हो तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब a माइनस बी उसने कितना दे रखा है 47, a में कितने हैं 115। तो ये देखें वो जो जेंटलमैन अभी बात कर रहे थे ना, ये बात वही बन जाती है कि जो a है उसमें से 47 माइनस कर दें, ये वही बात बन गई। लेकिन आप एज अ रूल भी याद रखें ना, कहीं ये क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है, इसको एज अ प्रिंसिपल भी आप याद रखें, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो आएगा 115 माइनस 47। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है जो आपने यहाँ पुट करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। ये फार्मूला आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन जनरल रूल भी यही है, ठीक है जी। तो ये गालबन 68 आ जाएगा। अब इनको आप प्लस माइनस करके देख लें क्या आंसर बनता है आपका। इसको एज अ प्रिंसिपल याद रखिएगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। फंक्शन वो होता है जी जिसमें पहली बात तो ये है कि x और y की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, y स्पेशली उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ y की पावर 2 है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। y की पावर 2 है, नॉट अ फंक्शन। y की पावर 2 है, नॉट अ फंक्शन। y की पावर 1 है, x की वैसे 2 हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन y की पावर 1 होनी चाहिए, फिर वरना वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि आउटपुट 2 हो जाते हैं ना फिर, ठीक है। तो ये फंक्शन है आपके पास x mod। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये यहाँ जो भी सेट लिखा होगा वही इसकी आइडेंटिटी होती है। सर अगर यूनियन हो तो फिर की आइडेंटिटी जो है वो एम्प्टी सेट होता है, किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लें एम्प्टी सेट का, वही सेट आंसर आ जाएगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। की पावर सेट का उसमें जी पावर सेट की ही बात कर रहे हैं, पी पावर सेट ही है। पावर सेट में देखें ना सारे सबसेट आ जाते हैं ना किसी सेट के, तो अगर आप किसी सेट के सारे पावर सेट सारे सबसेट लिख लें, ठीक है, अब उनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसका आप जिस मर्जी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें लेकिन आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी वही सेट आ जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेट इटसेल्फ है। हम एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, देखिए मैं कहता हूँ सेट एस है मेरे पास, ठीक है, ये आपको बात समझ नहीं आनी जब तक मैंने ये इसको एक्सप्लेन ना किया। देखिए एक मिनट वेट करेंगे। देखिए मेरे पास एक सेट एस है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, इसके सबसेट होंगे, देखिए एम्प्टी सेट 1 फिर 2 फिर 1 2, ठीक है जी, यही इसके पावर सेट हैं। बताएं मैं इस 1 का इनमें से किसके साथ इंटरसेक्शन लूं कि लास्ट वाले के आंसर साथ 1 ही आ जाए, 1 2 के साथ, ठीक है। सिमिलरली 2 का अगर इंटरसेक्शन लूं मैं 1 2 के साथ तो आंसर 2 आएगा। देखिए ना ये आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैं 1 का किसके साथ यूनियन लूं कि आंसर 1 ही आ जाए, वो एम्प्टी है। 2 का किसके साथ यूनियन लूं कि आंसर 2 आ जाए, वो भी एम्प्टी है। 1 2 का किसके साथ यूनियन लूं कि आंसर 1 2 आ जाए, वो भी एम्प्टी है। तो एम्प्टी जो है ये आइडेंटिटी होती है किसकी जी, यूनियन की, और इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होती है, सेट इटसेल्फ। आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने करवाया नॉट कम्यूटेटिव, एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी, ये मैंने करवा दिया हुआ आपको। क्यों जी, याद आया कि नहीं? यस सर। यस सर आ गया। अगर वाई अगर नहीं स्टैटिक आया तो एक्स बताओ। वाई होगा। हाँ जी वेरी गुड। देखिए वाई स्टेरिक एक्स करेंगे
तो ये ऑपरेशन हमें ये बता रहा है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर लिखा है वो आंसर आएगा, तो y स्टेरिक x का आंसर y आएगा। अच्छा ये बताएं कि अगर इसी ऑपरेशन को फॉलो करें तो 4 स्टेरिक 2 का आंसर क्या आना चाहिए? 4 4। वेरी गुड। ये बताएं 7 स्टेरिक 2 स्टेरिक 5, और इस पे ये मैं लगा रहा हूं ब्रैकेट, इसका आंसर क्या आएगा अगर इसी ऑपरेशन को फॉलो करें तो? 7 आएगा। 7 देखें पहले आप 2 स्टेरिक 5 को ऑपरेट करेंगे, 2 स्टेरिक 5 का आंसर क्या आएगा? 2। और फिर 7 स्टेरिक 2 को ऑपरेट करेंगे, वो 7 आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हर फंक्शन इस प्रॉपर्टी को चूंकि होल्ड नहीं ना करता, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली फास्ट वाला बड़े पूछता है, इसलिए मैंने चले प्रैक्टिस के लिए ये बात भी यहाँ डिस्कस कर ली। जी 33 है, वो कह रहा है कि द रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। लीनियर फंक्शन है ये, और लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। लीनियर ओवर लीनियर भी बाइजेक्टिव होता है। एक्स और नहीं, लीनियर ओवर लीनियर नहीं हो सकता है, वो फंक्शन ही ना हो, ठीक है, लेकिन लीनियर हमेशा बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन किसी भी तरह किसी भी शक्ल में लिखी हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सिस? ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये सेट के लिए भी होल्ड करता है, ये मैट्रिसेस के लिए भी होल्ड करता है, कल हमने बात की थी इसके ऊपर, ठीक है जी। इसको प्रॉपर नेम इसका क्या है? इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सिस, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबिलियन ग्रुप? Z प्लस, ठीक है जी। n प्लस तो ग्रुप ही नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, और मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस जो होती हैं ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड नहीं करती। क्यों जी, ठीक है कि नहीं? इज इट ओके? एक क्वेश्चन रह गया हमारा 32, ये देखें जी। is a group under multiplication, then what is inverse of iota? तो iota का इनवर्स आप वैसे निकाल लो, माइनस iota, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो iota का इनवर्स माइनस iota होता है, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाए, the set form of negation p implies q क्या होगी जी? क्यों जी, negation p implies q क्या होगी? टेबल से कर दो। आप पहले तो ये बताएं, नहीं पहले आप बताएं कि P implies Q की फॉर्म क्या होती है। मैंने बताया था आपको कि P implies Q यानी इम्प्लीकेशन को अगर आप सेट थ्योरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, सिंपल P implies Q, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं कि P implies Q को अगर आप सेट थ्योरी में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट पार्ट का वो निगेशन लेता है, फिर यूनियन, और सेकंड पार्ट एज इट इज आ जाता है। लेकिन उसने चूंकि ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट का निगेशन ले रखा है तो हम इसका दोबारा निगेशन लेंगे तो वो पी बन जाएगा, और क्यू को हमने कुछ नहीं कहना, और इम्प्लीकेशन के लिए यहाँ पे यूनियन यूज होता है, तो पी यूनियन क्यू इसका आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर जी? अब बताइए Yes, जी sir. 37 फ्रॉम द टेबल व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2? 2 का इनवर्स क्या है? यानी देखें 2 में आपने क्या नंबर ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। याद है टेबल में से हमने प्रैक्टिस की थी इसकी 1 कि कैसे इनवर्स निकालना है 1 टेबल में से। यस सर। हाँ जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। In a group of 78 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of these two drinks. How many like both coffee and tea? ठीक है, देखें इधर कहाँ पे लिखूं, भी जगह नहीं मिल रही मुझे, एंड पे कहीं लिखते हैं कि चलें मैं इसको बाहर बोर्ड पे ले जाके लिखता हूँ। यहाँ पे हमने ए यूनियन बी और उसके एक फार्मूला और एंड में, ठीक है, देखिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस Minus नंबर ऑफ number. एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, आपको याद होगा कि यूनियन की डेफिनेशन में हमने और का वर्ड यूज किया था, और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में And क्या यूज किया था? एंड। एंड ठीक है, अच्छा, और का मतलब है टोटल, ए और बी, यानी सारे ही आ गए ना, टी एंड कॉफी, टी और कॉफी। एंड का मतलब होता है बोथ। ठीक है जी, तो अब यहाँ ए यूनियन बी की जगह टोटल लिखें, कितने हैं, ए की जगह कॉफी लिख लें, बी की जगह टी लिख लें, तो एंड यानी दोनों ग्रुप्स के अंदर जितने लोग होंगे वो आ जाएंगे। बोथ हमने फाइंड करना है ना, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे देखें, इन अ ग्रुप ऑफ 78 पीपल, तो लोग टोटल कितने हैं, 78, यानी ए यूनियन बी 78 है। 37 लाइक कॉफी प्लस 52 लाइक टी माइनस यहाँ पे क्या आएगा, बोथ, तो बोथ के लिए इसे कैलकुलेट कर लें, हो जाएगा कंप्यूट जी। Yes, sir. ठीक है जी, अगला भी ऐसे ही है जी। In a group of 1,000 people, there are 750 people who can speak Russian and 400 who can speak English. ठीक है जी, then number of persons who can speak Russian only, same formula कर लेंगे जी। 1,000 टोटल है, 750 people can speak Russian, 400 can speak English। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि रशियन जो है क्या, who can speak Russian only, ये तो दे दिया उसने, 750 who can speak Russian, 400 who can speak English। नहीं, 1000 में मेरे से को क्वेश्चन 400 गलत लग माइनस रहा कर दें तो आ जाएगा। है, नहीं वो गलत कह रहा हूँ, बेसिकली ही इज रॉन्ग। ऊपर उसने कहा है देयर आर 750 पीपल हु कैन स्पीक रशियन, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये इंग्लिश बोल, ये यूं होगा जहां तक मेरा ख्याल, एंड 400 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ऐसे होना चाहिए, फिर ये होगा, वरना तो 750 तो उसने कह दिया कि रशियन बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर इस तरह की। ठीक है, सर 750 एनी हाउ रूल प्लस यही है जो 400 मैंने, तो 1000 के इक्वल होंगे ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि yes, मिस्टेक है sir. इसमें, वो बोथ वाले, वो होगा 750 कैन स्पीक रशियन एंड इंग्लिश बोथ, यानी इतने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, और उनमें से 400 इंग्लिश बोल सकते हैं, फिर आपने बताना है कितने हैं जो सिर्फ रशियन बोल सकते हैं। वो रूल यही है, फार्मूला यही है कि आप लिखेंगे टोटल ओनली इंग्लिश, ओनली रशियन एंड इंग्लिश एंड रशियन, फिर वहां से आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो नंबरिंग की कोई मिस्टेक है यहाँ पे। आगे चलते हैं। The truth value of the statement, if a person A lives at Lahore then he lives in Pakistan, is false if, आपने इसको false करना है। ठीक है जी, तो देखें, जब if और then आता है, ठीक है, तो ये implication को शो करता है, और Yes, sir. implication कब false होती है, जब फर्स्ट पार्ट इसका false और सेकंड पार्ट इसका ट्रू हो, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसको आप फॉल्स कर दें, सेकंड को ट्रू कर दें, किसी भी तरह से, यानी फर्स्ट की निगेशन कर दें या सेकंड की निगेशन कर दें, तो वो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इफ अ पर्सन लिव्स एट लाहौर देन ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, ये भी ठीक है। ठीक है, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स कर दें। ठीक है, नहीं ट्रू फॉल्स करना था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया ना इसको, फर्स्ट पार्ट Yes, ट्रू sir. Yes, sir. पहला पहला पार्ट true, ट्रू है, दूसरा दूसरा false, false फिर है, मैं false तो होता है। फर्स्ट